जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज कोहली और आप जुड़ चुके हैं कश्मीर ट्रिब्यून के साथ। अक्सर हम अपने प्रोग्राम में किसी न किसी को शामिल करते हैं किसी बर्निंग इशू पे या ओवरऑल अभी जम्मू कश्मीर के अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में। और आज हमारे साथ हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन एडवोकेट ज़ीशान जावेद राना। जम्मू कश्मीर के ओवरऑल हालात हैं जो वो किसी से ओझल नहीं है। अभी जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत वक्त हो चुका है कि यहां पे चुनी हुई सरकार नहीं है, मरकज है जो इस यूटी को चला रही है। और इस तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे ज़ीशान राणा साहब से। ज़ीशान जी, आपका हमारे प्रोग्राम में खैर। बहुत शुक्रिया। ज़ीशान जी, क्या चल रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर? जम्मू कश्मीर के अंदर कहां से शुरू करूं? शुरुआत अगर मैं करूं तो नौजवानों से करता हूं। जिस तरीके से कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन हमारे नौजवान जो हैं सड़कों पे नहीं होते। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आवाज जो है हमारे कानून तक पहुंचती है। और मायूसी जम्मू कश्मीर के अंदर छाई हुई है। लोगों के पास मैं ये कहना चाहूंगा कि उम्मीद की किरण जो है वो कहीं से नजर नहीं आती। जम्मू कश्मीर 2019 से पहले होता था वो जम्मू कश्मीर अब जम्मू कश्मीर नहीं रहा, वैसा जम्मू कश्मीर नहीं रहा। और पूरा का पूरा अगर इल्जाम मैं कहूं, अगर इन जम्मू कश्मीर को तबाह और बर्बाद करने का है वो यहाँ की मौजूदा सरकार जो मरकज में है और जो एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को चला रहा है और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पे लगातार लोगों पे वार हो रहे हैं, तो ये सारा का सारा इल्जाम जो है उन पे जाता है। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जम्मू कश्मीर को एक लैंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स बना दिया गया है, जो बहुत ही अफसोसनाक है कि जम्मू कश्मीर को मुल्क भर की सियासत अगर आप जम्मू कश्मीर के नाम पे करते हैं और मुल्क भर में 370 को बेचते हैं और जम्मू कश्मीर को आपने ऐसे मुकाम पे पहुंचा दिया कि जहां से जम्मू कश्मीर को फिर से उठना जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए बहुत मुश्किल। इस पूरे मुश्किलात के लिए आप जम्मू कश्मीर में जो भी हालात बन रहे हैं इसके लिए जिम्मेवार किसको मानते? मैंने पहले ही कहा कि मौजूदा सरकार जो उस मरकज में बैठे लोग जिन्होंने जिस तरीके से 370 को हटाया, 35A को हटाया बिना यहाँ के लोगों से पूछे हुए, क्या उस फैसले से उस कबल वो यहाँ के लोगों से पूछ नहीं सकते? 370 है जो वो हटा, उससे कबल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि कहां थी कांग्रेस की बात करें, पीडीपी की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, क्यों 370 को इतना मजबूत नहीं किया गया जिसको आसानी से इन्होंने हटा दिया? देखिए, बात 370 को मजबूत करने की नहीं है। बात यह है कि जिन शराइत पे हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर का मिलन हुआ, जिन शराइत पे जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बना, अटूट अंग जिसे कहते हैं, आपने तो वो उसको उन शराइत को ही तोड़ दिया। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पहले एक रियासत हुआ करती थी और जिस तरीके से मैं ये कहूँ कि सबसे बड़ी रियासत हुआ करती थी हिंदुस्तान की, और उसमें अपना सदर रियासत, अपना प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर से फिर चीफ मिनिस्टर कर दिया, फिर उसे गवर्नर कर दिया, और अब हमारी औकात जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर की है। अब हम एक यूनियन टेरिटरी बन चुके हैं। और मैं ये कहूं जरूर कि लगातार वार हुए हैं जम्मू कश्मीर के ऊपर। 1953 में जिस तरीके से हमारे साथ खिलवाड़ हुआ, हमारे लीडर को जिस तरीके से बंद किया, और शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को 22 साल जो है उन्होंने जेल काटी यहाँ के लोगों के लिए। और उसके अलावा मैं कहूंगा कि लगातार कोशिश ये की गई कि जम्मू कश्मीर के लोगों को कमजोर करें, और जो यहाँ 70 साल से हुआ। जम्मू कश्मीर का यूथ आज सड़क पे है और उनको इस मुश्किलात से क्या निकालने के लिए क्या ऐसा करेगी सरकार कि वो जल्द से जल्द है जो वो वापस दोबारा से उस तरक्की की राह पे निकल पड़े? देखिए, पिछले 5 साल से तो स्कैम्स जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे हैं। नौजवानों के पास कोई रास्ता नहीं है। मुझे नहीं लगता है जिस तरीके से लोग लगातार जो है, कुछ लोग तो ओवर एज हो गए इन 5 सालों के अंदर, और जो उम्मीद थी उनको जिस तरीके से कि वो अपना घर चलाएंगे और जम्मू कश्मीर का नाम बनाएंगे, जम्मू कश्मीर का नाम जो है रोशन करेंगे, हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे, कई नौजवानों के सपने टूटे 5 सालों के अंदर। क्या मैं गलत कह रहा हूं? आप एक नौजवान हैं, आप समझते हैं इन बातों को कि क्या 5 सालों के अंदर इस सरकार की तरफ से जो इक़दामात उठाए गए और जिस तरीके से
नौजवानों को खासकर जिस तरीके से जो ट्रीटमेंट सरकार की तरफ से मिली वो अफसोसनाक है, वो उसे कंडेम करना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को उनका हक नहीं मिला है। इलेक्शन की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रही है जम्मू कश्मीर, लगता तो ऐसा ही है, मगर इरादे क्या हैं मरकज में बैठे हुए, दिल्ली में बैठे हुए लोगों के, वो अब तो हमारे सामने भी आ चुके हैं कि वो उनके अंदर एक डर है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा कि जम्मू कश्मीर हैज बिकम द लैंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और ये ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करते करते वो ऐसे मुकाम पे जम्मू कश्मीर को पहुंचा दिया है, और जिस तरीके से 370 के को भेजा है इन्होंने हिंदुस्तान में, और अब कहीं ना कहीं उनके अंदर ये डर है कि जब इलेक्शंस होते हैं और जम्मू कश्मीर के अवाम ने अगर उन्हें रिजेक्ट कर दिया तो हिंदुस्तान के सामने, हिंदुस्तान की अवाम के सामने क्या वो दिखाएंगे वो लोग, और क्या बोलेंगे, किस बुनियाद पे आपने 370 को रिजेक्ट किया था और उसे बेचा था, आज उसी जम्मू कश्मीर की अवाम ने आपको रिजेक्ट कर दिया। आपने बोला कि जम्मू कश्मीर को लैब बना दिया है, खासकर बीजेपी सरकार का बोल रहे हैं, आपको लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं वो कामयाब होते नजर आ रहे हैं या पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं? नहीं, कामयाब क्या, लैब तो बना चुके हैं, लैब तो उन्होंने बनाया है, आए दिन रिजल्ट क्या है, रिजल्ट यही है कि आज नौजवान परेशान है, लोग परेशान हैं, सुनने वाला पुरसाने हाल कोई नहीं, सेक्रेटरीट के अंदर कोई सुनवाई नहीं, हर तरफ से रिजेक्शन है। लेकिन लोग क्यों जुड़ रहे हैं बीजेपी के साथ? हम अगर मेंढर की ही बात करें, आपको पता है यहाँ से डीडीसी हैं जो वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, सुरनकोट की बात करें वहां से डीडीसी मेंबर हैं जो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूं कि बीजेपी के साथ लोग अगर जुड़ रहे हैं तो उनका जाती फैसला है, अवाम साथ में नहीं है उनकी। इलेक्टेड डीडीसी अगर वो बीजेपी के टिकट पे इलेक्शन लड़के इलेक्शन जीते होते तो मैं जरूर कहता कि अवाम साथ में है। इलेक्शंस तो एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उन्होंने इलेक्शन लड़ा, जीता, अवाम ने तो बीजेपी के निशान पे मोहर तो नहीं लगाई, अवाम ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के अवाम निशान पे मोहर लगाई, और उसके बाद अगर वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं दैट डजंट मीन कि लोग भी उनके साथ जो है बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कहूंगा कि बीजेपी के साथ जैसे जिस तरीके से मुल्क भर में बीजेपी ने डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को जिस तरीके से परेशान किया हुआ है, मैं कहूंगा जिस तरीके से आप देख लीजिए, एग्जांपल्स आपके सामने हैं, बिहार में आप देख लीजिए कि उन्हें लगता है कि बिहार के लोग जो हैं इस बार जब पार्लियामेंट इलेक्शन होता है तो अभी कुछ दिन पहले जो सर्वे हुआ है उसमें 37 सीटें जो हैं 40 में से जो है वो वहां के महागठबंधन को जाते हुए नजर आ रही हैं। तो उन्होंने बिहार की जो इस वक्त सरकार में जो लोग जुड़े हुए हैं उन पे हमला करना शुरू कर दिया। मुल्क भर में, दिल्ली में देख लीजिए एग्जांपल्स हैं। तो लगातार बीजेपी की तरफ से डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज पे प्रेशर बनाया जा रहा है और वैसे उसी तरीके से लोगों को साथ में जोड़ रहे हैं। अदरवाइज इनके पास दिखाने के लिए और ये जिस तरीके से इन्होंने मुल्क को चलाया है, इनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। 3 चीजें ये गिनवा दें बीजेपी के जो लोग जो आप मीडिया में हैं, और आप सवाल ये जरूर कीजिएगा उन लोगों से जो बीजेपी में जुड़े हैं, उन लोगों से सवाल कीजिएगा, और मैं आपको ये कहता हूं कि उनके पास जवाब नहीं होगा। ये चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि उनके पास जवाब नहीं होगा कि 3 चीजें जो मुल्क की बेहतरी के लिए भाजपा ने की हो बता दें। राम मंदिर 370 को बेचेंगे तो उसमें हिंदुस्तान की बेहतरी नहीं हुई है। राम मंदिर से और 370 हटाने से या 35 से हटाने से हिंदुस्तान की बेहतरी नहीं हुई, बीजेपी की बेहतरी हुई। बीजेपी अपना वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, अगर वो देखिए उन्हें पोलराइज करके जिस तरीके से वोट हासिल किए इससे पहले हिंदुस्तान के सामने है, और हिंदुस्तान को तबाह बर्बाद करने के लिए आज डेमोक्रेसी का नाम नहीं है इस मुल्क के अंदर। आज डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे हमले किए जा रहे हैं, वार किए जा रहे हैं। राहुल गांधी को इंग्लैंड में जाके बोलना पड़ा कि हमारे जब हम पार्लियामेंट के अंदर बोलते हैं तो हमारे माइक्स जो हैं ऑफ कर दिए जाते हैं। आज हमने देखा होगा इससे पहले, क्योंकि मैंने भी देखी है इतनी असेंबलीज, मैंने भी देखी है पार्लियामेंट चलते हुए, अपोजिशन की तरफ से हमेशा से पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स जो है स्टॉप किए जाते थे। आज सरकार की तरफ से हो रही है। इससे बड़ी बात क्या होती है कि सरकार नहीं चाहती कि पार्लियामेंट में उनसे कोई सवाल पूछे। आज पार्लियामेंट चलने सरकार नहीं दे रही है कि पार्लियामेंट चले। तो इससे बड़ी बदकिस्मती इस देश के लिए क्या होगी कि यहां जो लोग, चुने हुए लोग, जो इस वक्त सत्ता में बैठे हुए लोग, उन्हें इस मुल्क को आगे ले जाना चाहिए, उन्हें इस मुल्क को और डेवलप करना चाहिए। ये गंगा जमनी तहजीब वाला मुल्क था, इसे डिवाइड नहीं करना चाहिए था। आपने रिलीजियस लाइंस पे आपने लोगों को तकसीम कर दिया। जम्मू कश्मीर के अंदर भी जिस तरीके से लोगों को तकसीम किया,
पहाड़ी और गुजर के नाम पे एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी। क्या आप क्या दिखाना चाहते हैं यहाँ के लोग? जीशान, अभी लग रहा है कि जो बीजेपी पे इल्जाम लग रहे थे कि हिंदू मुस्लिम करके, पहाड़ी गुज्जर करके, अभी ऐसा लग रहा है कि गुज्जर या पहाड़ी या हिंदू मुसलमान जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं किया जा रहा है। अभी जो कॉमन बात है प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर या दूसरी चीजों को लेकर, लोग बीजेपी से खफा जरूर है, लेकिन वो वाले इशू यहाँ पे देखने को अभी नहीं मिल रहे हैं। ताजा बात करें तो नहीं यार, देखिए अब इलेक्शंस आते हैं तो हालात क्या बनते हैं अब कह नहीं सकते, मगर अब लोग परेशान हैं। प्रॉपर्टी टैक्स की अगर आपने बात की तो जिस तरीके से इम्पोज करने की कोशिश की सरकार की तरफ से, जो फैसला आया वो भी मैं ये कहूंगा कि सरकार को बिना पूछे और लोगों को कॉन्फिडेंस में लिए बिना बगैर जो है ये ऐसे फैसले जो है सरकार को नहीं लेने चाहिए। और जहां तक बात मैंने जो डिवीजन की बात की, वो तो सरकार की तरफ से जो सरकार के साथ जो जुड़ी हुई तंजीमें हैं, जो बीजेपी के साथ जुड़ी हुई तंजीमें हैं, मैं कहूंगा तो लगातार कोशिश उनकी रहती है कि रिलीजियस लाइंस पे रीजन वाइज जो है लोगों को डिवाइड किया जाए। क्या आपको नहीं लगता है कि जम्मू के अंदर जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार एक साल से दो कम्युनिटीज को अपने आपस में लड़वाने की कोशिश की, सरकार की तरफ से पूरी कोशिश हुई है और यहाँ के लोग समझदार हैं, यहाँ के लोग समझते हैं इन चीजों को, और इनकी साजिश जो है भाजपा की तरफ से जो हो रही है उन्हें समझते हैं। और मैं दाद देना चाहता हूँ यहाँ के लोगों को, मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा कि इन सब के बावजूद भी यहाँ के लोगों ने एकता बनाई रखी, ये बड़ी बात है। अभी नेक्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ पीडीपी क्या कोलिशन में अगर यहाँ इलेक्शन होता है तो नजर आता है? मैं आई एम नॉट इन ए पोजीशन टू कमेंट कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या फैसला होता है। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्पोक्स पर्सन हूँ। मैं ये जरूर कहूंगा और मेरी यही ख्वाहिश रहेगी कि जब भी इलेक्शन हो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की कुर्बानियां हैं जम्मू कश्मीर के लिए, जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा कि हमारे कायद शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने 22 साल अपने जिंदगी के जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए जेल में गुजारे, और उसके बाद अनगिनत लोगों ने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुर्बानियां दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आए, लोगों का भला हो, लोगों के लिए काम करें और इंशाल्लाह ताला जम्मू कश्मीर को नई ऊंचाई तक पहुंचाएं। जन लास्ट कमेंट, ये पीडीपी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती शिवलिंग के हवाले से एक वायरल वीडियो है, उस पर क्या कहें? देखिए, पहली बात तो मैं कहूँ कि ऐसे मुद्दों पे को पॉलिटिसाइज जो लोग करते हैं, उन्हें इस बात को सोचना होगा कि ये बातें करके उन्हें क्या मिलता है। अगर उन्हीं की पार्टी के एक फॉर्मर एमएलसी थे यशपाल शर्मा साहब, उनके बेटे की ने ख्वाहिश जाहिर की कि आप एक बार इस विजिट कर लीजिए, क्योंकि वो शर्मा साहब ने शायद वो मंदिर बनवाया था। तो इन मुद्दों को हमें पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। हम एक बड़ा मुल्क है, गंगा जमनी तहजीब वाला मुल्क है, एक दूसरे की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सभी रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यही मुझे सबक जो मिला है वो यही है कि हम सभी धर्मों को रिस्पेक्ट करें और इन्हें साथ में लेके चलें। आखिरी मैसेज कोई? आखिरी मैसेज मेरा यही रहेगा अपनी आवाम के लिए कि सूरज जो है, बेहतरी का सूरज जो है जरूर उगेगा एक दिन इंशाल्लाह ताला। जम्मू कश्मीर एक बार फिर से वही गुलदस्ता बनेगा जो इससे पहले हिंदुस्तान के लिए था, और बेहतर लोग जब यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर आएंगे तो जम्मू कश्मीर इंशाल्लाह ताला आगे निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे एडवोकेट जीशान राणा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन, और जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी और ओवरऑल जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ हो रहा है उस पर तफसीली जानकारी दी। जी नाजरीन, मैं किसी और रिपोर्ट के साथ आपके सामने फिर रूबरू हूंगा। तब तक के लिए अपने मेजबान एजाज कोहली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।